फिल्म की शुरुआत में हम एक व्यक्ति से मिलते हैं जिसका नाम फ्रैंक कास्टल है। वह अपने अपार्टमेंट के अंदर अकेले कसरत करता नजर आता है। फ्रैंक अब पूरी तरह से अकेला रहता है क्योंकि पिछली फिल्म में एक माफिया समूह ने उसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी थी। द पनिशर की कहानी को संक्षेप में समझने के लिए फ्रैंक कास्टल मूल रूप से एक अत्यधिक कुशल अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस का सैनिक था। चाहे क्लोज कॉम्बैट हो या लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग, फ्रैंक हर काम में असाधारण था और उसने अपनी सेवा के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। लेकिन समय के साथ फ्रैंक इस बात से निराश हो गया कि जस्टिस सिस्टम कितनी अनुचित थी। अमीर और ताकतवर क्रिमिनल्स हमेशा सजा से बच निकलते थे। बुरे लोगों को आजाद घूमते देखकर थककर फ्रैंक ने अंततः सेना छोड़ दी और द पनिशर बन गया, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने क्रूर तरीके से न्याय देता है। फ्रैंक उन क्रिमिनल्स पर कभी दया नहीं दिखाता था जो सजा के हकदार थे। जिसे भी वह दोषी समझता उससे सबसे हिंसक तरीके से निपटा जाता था। लेकिन अपने इन्हीं कार्यों के कारण फ्रैंक एक शक्तिशाली माफिया परिवार, जिसे जानुका फैमिली कहा जाता है, का निशाना बन गया और बदले के एक क्रूर कृत्य में जानुका फैमिली ने फ्रैंक की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। हालांकि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। बेशक फ्रैंक इसे स्वीकार नहीं कर सका और जवाबी कार्रवाई में उसने पूरी जानुका फैमिली और उनके सभी साथियों का सफाया कर दिया। सब कुछ खोने के बाद फ्रैंक कास्टल दुनिया से गायब हो गया। यही है द पनिशर वन लास्ट किल। समय बीतने के साथ फ्रैंक द पनिशर की तरह जीते जीते थक गया। उसने खुद को सबसे अलग कर लिया और अकेले रहने का फैसला किया। हर दिन वह अपना समय एक्सरसाइज करने, शराब पीने और अपने परिवार को खोने के दर्द को सहने की कोशिश में बिताता है। कभी कभी जब उसकी पत्नी और बेटी की यादें उस पर हावी हो जाती हैं, तो वह पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठता है। अब कहानी उसके अपार्टमेंट के बाहर शिफ्ट होती है, जहां शहर हिंसक गैंगस्टर्स के कारण पूरी तरह अराजकता में बदल चुका है। वे मासूम नागरिकों को आतंकित करते हैं, दुकानों को नष्ट करते हैं और दिन दहाड़े कार्स को तोड़ते मरोड़ते हैं। यहाँ तक कि पुलिस भी उन्हें रोकने से डरती है क्योंकि ये गैंग्स हमेशा लोगों की व्यक्तिगत रूप से तलाश करते हैं। कोई भी ऑफिसर जो दखल देने की हिम्मत करता है वह अपने ही परिवार को खतरे में डाल देता है। इसके कुछ समय बाद हम एक होमलेस व्यक्ति माइकल से मिलते हैं। वह अपना दिन सड़कों पर अपने डॉग के साथ भटकते हुए बिताता है, जो उसका एकमात्र साथी बचा है। लेकिन दुर्भाग्य से माइकल उन्हीं गैंगस्टर्स से भिड़ जाता है जो पूरे शहर में अराजकता मचा रहे हैं। बिना किसी रहम के गैंगस्टर्स माइकल से उसका डॉग छीन लेते हैं और कुछ ही पलों में एक ट्रक उस बेजान जानवर को कुचल कर मार डालती है। अपने प्यारे डॉग को अपने सामने मरता देख माइकल पूरी तरह टूट जाता है। वह बस रो सकता है क्योंकि वह डॉग उसका एकमात्र दोस्त था। अब कहानी फ्रैंक के पास लौटती है, जो अपने अपार्टमेंट के अंदर मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन शांति पाने के बजाय उसे अपने पुराने मिलिट्री दोस्तों का हेलुसिनेशन सताने लगता है। उसके मन में वे उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह कमजोर हो गया है और जब शहर उसके चारों ओर बिखर रहा है तो वह कुछ नहीं कर रहा है। ये विजन्स धीरे धीरे फ्रैंक को मानसिक रूप से खाने लगते हैं क्योंकि अंदर ही अंदर वह अब हिंसा और खून खराबे से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। कुछ ही देर बाद फ्रैंक अपना दिमाग साफ करने के लिए अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और अपनी नियमित कॉफी शॉप पर एक ड्रिंक लेने रुकता है। जब वह वहां होता है तो टेलीविजन पर यह न्यूज प्रसारित होती है कि शहर को द पनिशर की वापसी की सख्त जरूरत है, जो काफी समय से मिसिंग है। ये सुनकर फ्रैंक बस चुप रहता है। कॉफी शॉप में किसी को भी यह एहसास नहीं होता कि जिस आदमी की वे बात कर रहे हैं वह उन्हीं के बीच खड़ा है। कॉफी खरीदने के बाद फ्रैंक अपनी पत्नी और बेटी की ग्रेव्स जाने के लिए सेमेट्री की ओर बढ़ता है। रास्ते में बढ़ते हिंसक गैंगस्टर्स के कारण सड़कें अराजकता से भरी हुई हैं। मासूम लोग हर जगह पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन फ्रैंक खुद को यह सब इग्नोर करने के लिए मजबूर करता है, जैसे कि अब उसे इससे कोई सरोकार नहीं है। कुछ ही मिनटों बाद फ्रैंक अंततः ग्रेव साइट पर पहुंच जाता है। इतने समय बाद भी वह अपनी पत्नी और बेटी की मौत को स्वीकार नहीं कर पाता। दर्द कभी कम नहीं हुआ। उनकी ग्रेव्स के सामने खड़े होकर फ्रैंक विचार करता है कि उसका जीवन कितना असहनीय हो गया है। उसके लिए अपने परिवार के बिना जीना मौत से भी बदतर है। अंततः फ्रैंक एक पिस्टल निकालता है क्योंकि उसने अपनी जीवन समाप्त करने और अपने परिवार से जुड़ने का फैसला कर लिया है। वह कहता है, सॉरी बेबी। लेकिन इससे ठीक पहले कि वह ट्रिगर दबाए, वह अपनी बेटी को अपने सामने कल्पना करने लगता है, जो उसे जीवित रहने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। घर लौटते समय फ्रैंक एक बार फिर अपने पुराने मिलिट्री दोस्तों के विजन से परेशान होता है, जो उसे फिर से द पनिशर बनने के लिए उकसाते रहते हैं। एक पल में फ्रैंक खुद को पनिशर की आउटफिट पहने हुए भी देखने लगता है। फिर भी वह खुद को समझाता रहता है कि यह सब सिर्फ एक और हेलुसिनेशन है। लेकिन ठीक जब वह अपने अपार्टमेंट तक पहुंचता है, फ्रैंक के पास एक बुजुर्ग महिला आती है जिसका नाम सैरा है। पता चलता है कि वह जानुका फैमिली की मां है, वही माफिया परिवार जिसने फ्रैंक की पत्नी और बेटी की हत्या करवाई थी, इससे पहले कि फ्रैंक ने बदले में उनका सफाया कर दिया। सैरा बताती है कि वह बहुत लंबे समय से फ्रैंक को ढूंढ रही थी। वह सवाल करती है कि वह ऐसा कावड़ क्यों बन गया है जो बैठा देखता रहता है जबकि उसके चारों ओर शहर जल रहा है। आखिरकार यह वही आदमी है जो एक बार इतने गुस्से में था कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी जानुका फैमिली को मार डाला था। सारा फिर खुलासा करती है कि पूरे शहर में जितनी भी अराजकता हो रही है वह शुरू से ही उसके द्वारा प्लान्ड थी। उसने जानबूझकर गैंग्स को पैसे देकर हर जगह हिंसा फैलाई, सिर्फ फ्रैंक को उसकी मांद से बाहर निकालने के लिए। लेकिन अपने चारों ओर हो रहे कष्टों के बावजूद फ्रैंक चुप ही रहा।
जाने से पहले सैरा समझाती है कि उसने पहले ही गैंगस्टर्स और असैसिन्स को फ्रैंक का शिकार करने के लिए हायर कर लिया है। फ्रैंक अब मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता। अंदर ही अंदर वह मरने की संभावना को स्वीकार कर चुका है, लेकिन सैरा को केवल उसे मारने से संतुष्टि नहीं मिलेगी। वह वास्तव में चाहती है कि फ्रैंक पहले पीड़ित हो। अपनी योजना के तहत उसके आदमी तब तक मासूम नागरिकों पर हमले करते रहेंगे जब तक फ्रैंक अंततः भड़क नहीं जाता और वापस लड़ने नहीं लगता। अपनी वार्निंग देने के बाद सैरा यह स्पष्ट करते हुए चली जाती है कि उनका नया खेल अभी शुरू हुआ है। अपने अपार्टमेंट के अंदर वापस फ्रैंक वहीं बैठा गहरे विचारों में खो जाता है। सच तो यह है कि वह अब उस हिंसक जीवन में वापस नहीं लौटना चाहता जो वह कभी जीता था। उसका एक हिस्सा पूरी तरह थक चुका है और मरने के लिए तैयार है, लेकिन ठीक उसी पल वह अपनी दिवंगत पत्नी को अपने सामने आने का भ्रम करने लगता है। पत्नी का यह विजन फ्रैंक को हार न मानने और एक बार फिर द पनिशर बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। हेलुसिनेशन गायब होने के कुछ ही देर बाद फ्रैंक अचानक पूरे अपार्टमेंट बिल्डिंग में अराजकता फैलने की आवाजें सुनता है। जब वह बाहर जांच करता है तो सैरा के गैंगस्टर्स पहले ही बिल्डिंग में घुस चुके होते हैं और अंदर हर किसी पर हमले शुरू कर देते हैं। उस पल फ्रैंक के अंदर कुछ बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि वह तब तक छिपता नहीं रह सकता जब तक उसके चारों ओर मासूम लोग पीड़ित हो रहे हैं। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार फ्रैंक वापस लड़ने का फैसला करता है और जैसे ही वह लड़ना शुरू करता है यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके कौशलों में कोई कमी नहीं आई है। फ्रैंक डरावनी आसानी से अपने दुश्मनों को बेरहमी से मार गिराता है, ठीक वैसे ही जैसे वह कभी करता था। अपने कमरे के अंदर हमलावरों को खत्म करने के बाद फ्रैंक बाहर कदम रखता है और देखता है कि और भी दुश्मन पूरे बिल्डिंग के निवासियों पर हमला कर रहे हैं। बिना समय गंवाए वह गैंगस्टर्स के हथियार छीन लेता है और बेरहमी से गोलियां बरसाने लगता है। गोलीबारी के बीच फ्रैंक अपने रास्ते लड़ता हुआ अपार्टमेंट बिल्डिंग की छत की ओर बढ़ता है, लेकिन वहां उसके चारों ओर बहुत अधिक दुश्मन हैं और अंततः उसके पास गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर भी फ्रैंक लड़ना बंद करने से इनकार करता है। इस अराजकता के दौरान एक हमलावर उसे नीचे की मंजिल पर गिराने में सफल हो जाता है। सौभाग्य से फ्रैंक उस गिरावट से बच जाता है और तुरंत वापस उठकर नीचे सड़कों पर भी गैंगस्टर्स से लड़ना जारी रखता है। इस बीच फ्रैंक अंततः सैरा को देख लेता है, वही मास्टरमाइंड जो पूरे शहर में अराजकता की साजिश रच रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह उसे अभी मारने का फैसला नहीं करता है और उसे जाने देता है। इसके बजाय फ्रैंक अपना ध्यान अपने आसपास बचे दुश्मनों पर केंद्रित कर देता है और उस बिंदु से वह एक बार फिर पूरी तरह क्रूर बन जाता है। लड़ाई के बीच में फ्रैंक अचानक एक छोटी लड़की की आवाज सुनता है जो बुरी तरह से अपने पिता को पुकार रही है। वह जल्दी से पहचान लेता है कि वह बच्ची उसी कॉफी शॉप के मालिक की बेटी है जहां वह आमतौर पर कॉफी खरीदता है। अपनी ही बेटी की यादें उसके मन में ताजा हो जाती हैं। बिना समय बर्बाद किए वह तुरंत उस कॉफी शॉप की ओर दौड़ता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है फ्रैंक हर उस क्रिमिनल को बेरहमी से ढेर कर देता है जो उस छोटी लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तो कॉफी शॉप के मालिक की पत्नी अपनी बेटी को बचाने के लिए फ्रैंक को धन्यवाद देती है, लेकिन लड़ाई के दौरान फ्रैंक को उसके कंधे पर एक गंभीर चोट स्टैब वुंड आ जाती है। फिर भी वह बिना कमजोरी दिखाए दर्द को सहने के लिए मजबूर करता है। जाने से पहले उस छोटी लड़की ने अचानक फ्रैंक को गले लगा लिया और फिर उसे जीवन बचाने के लिए धन्यवाद के तौर पर एक फूल दे देती है। उसके बाद फ्रैंक चुपचाप वहां से चला जाता है और अपनी पत्नी और बेटी की ग्रेव्स की ओर बढ़ता है। अब तक पूरे शहर में फैली अराजकता धीरे धीरे शांत होने लगी है। जब वह सेमेट्री पहुंचता है फ्रैंक उस छोटी लड़की के दिए हुए फूल को अपनी बेटी की ग्रेव पर रख देता है। उस पल फ्रैंक अंततः स्वीकार कर लेता है कि वह वास्तव में कौन है। उसे एहसास होता है कि वह एक बार फिर द पनिशर बन गया है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्रिमिनल्स को सजा देने और मासूम लोगों की रक्षा करने के लिए अस्तित्व में है। एक तरह से यह उसके प्रियजनों की यादें और वे विजन्स जो उसे सताते रहे ही थे जिन्होंने उसे वापस लाने में मदद की। फ्रैंक फिर प्रॉमिस करता है कि अब से वह आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और अपने अतीत के अंधेरे में जीना बंद करेगा। वह यह भी माफी मांगता है कि वह अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सका जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगले दिन एक मैरिड कपल सड़क पर चलते हुए दिखाई देता है और वे पूरी तरह से अनजान होते हैं कि एक गैंग लीडर उनके पीछे आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह गैंगस्टर कुछ भी कर पाता फ्रैंक अचानक वहां प्रकट होता है। उसने प्रतिष्ठित पनिशर आउटफिट पहन रखा है। एक बार फिर फ्रैंक उस गैंग लीडर को बेरहमी से पीटता है और यह स्पष्ट कर देता है कि जो कोई भी मासूम लोगों को आतंकित करना जारी रखेगा उसे भारी कीमत चुकानी होगी। उसी समय माइकल, वह होमलेस व्यक्ति जो कहानी की शुरुआत में आया था, फिर से फ्रैंक से मिलता है। माइकल फ्रैंक को बताता है कि यही गैंग लीडर उसके प्यारे डॉग की मौत के लिए जिम्मेदार था। जैसे ही फ्रैंक ये सुनता है उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठता है और एक बार फिर द पनिशर पूरी तरह से बेरहम हो जाता है। और इसीलिए इस कहानी का मॉरल लेसन यह है कि कभी भी किसी उदास जिम ब्रो को परेशान मत करो जिसके पास मिलिट्री ट्रेनिंग हो, क्योंकि हो सकता है कि वह थेरेपी छोड़कर हर समस्या को गोलियों से हल करना शुरू कर दे। दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन स्टोरी कैसी लगी
हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ये भी जरूर बताना कि क्या हमारे हीरो ने अपना बदला पूरा कर लिया। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।